तो उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया था। हमने बहुत बात की थी, हमने ये नोट से बेसिकली छोड़ा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राइमेटोनिन एंड अमाइलोराइड का क्या रीज़न है। ओके, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ट्राइमेटोनिन एंड अमाइलोराइड बेसिकली हैविंग अ डिफरेंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पर रीड करते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स है ये ट्राइमेटोनिन एंड अमाइलोराइड and is a non-steroidal. The biggest difference that we can see is spironolactone was steroidal, but your trimerin amyloid is not at all steroidal. Decrease K plus excretion when intake is high or due to other diuretics. Increase in K plus excretion come accompanied with Cn minus and HCO3 minus. ओके, यूरिन स्लाइटली अल्कलाइन, एक्शन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो इसका जो एक्शन होगा वो एल्डोस्टेरोन पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। वैराज हम स्पिरोनेक्टिन की बात कर रहे थे तो उनका एक्शन बेसिकली एल्डोस्टेरोन पे डिपेंड करता था। ओके, acts from human side enables reabsorption, thus driving force for K plus secretion is lost. Okay, one more thing, both drugs used in conjunction with loop diuretics thiazides should not be given with K plus supplements. Again the same thing, but यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आपको, that it is its action is not dependent on K plus, not dependent on aldosterone. ये एक बड़ी चीज़ है, इसका एक्शन जो है वो K plus सॉरी एल्डोस्टेरोन पर डिपेंड करता ही नहीं है। It is entirely having a different what do you say action. ओके, मेरे को सबसे पहली बात, सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि ये नॉन स्टेरॉयडल है, स्पिरोनेक्टोन वाज स्टेरॉयडल। एक दूसरा डिफरेंस ये है कि एल्डोस्टेरोन पे डिपेंड करता था स्पिरोनेक्टोन का एक्शन, बट इसका एक्शन एल्डोस्टेरोन पे डिपेंड करता ही नहीं। और तीसरे जो एक हमने देखा है यहाँ पर कि एट एक्ट्स फ्रॉम द लुमिनल साइड, बट जब हमने स्पिरोनेक्टोन की बात की थी तो वो ऐड करता था इंटरस्टिशियल साइड से। नाउ यू विल सी दैट इंटरस्टिशियल साइड क्या होती है, मतलब बीच में से आके वो करता था। ओके, मतलब इंटरस्टिशियल साइड का मतलब पता है क्या होता है? इंटरस्टिशियल साइड इज़ अ साइड बेसिकली बिटवीन द टू सेल्स। तो वो बिटवीन द टू सेल्स के बीच में आके अंदर घुसता था। बट ये क्या है, ये तो अच्छा खासा लुमिनल साइड से आ रहा है। लुमिनल साइड मतलब ये वाला साइड। इसके लिए उन्होंने देखा होगा आपने कि इस पूरे डायग्राम में आप देख सकते हो कि एमिलोराइड को इन्होंने लुमिनल मेम्ब्रेन की तरफ दिखाया हुआ है, एंड स्पिरोनेक्टोन को देखो कैसे एकदम इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर से आया, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर से, मतलब दो सेल्स के बीच में से अंदर से घुस गया वो, समझा? तो वो एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट thing that you have to remember is urine slightly alkaline. Why is it alkaline? Because it is increasing in the Na plus excretion accompanied with Cl minus and HCO3 minus also. इसलिए आपका जो यूरिन होगा स्लाइटली अल्कालाइन होगा। ओके, urine will be slightly alkaline. It will be having an action similar to thiazides. बताया thiazides में कैसे होता था? हाँ, not similar to thiazides. It will be having an action similar to carbonic anhydrase inhibitors, sulfonamides. समझा? ओके, सो ये हम लोग को देखने मिलेगा मान में बोथ ड्रग्स यूज इन कंजंक्शन। ओके, तो दीज आर टू सेम पॉइंट्स। ऑस्मोडायरेटिक्स क्या होता है? ऑस्मोडायरेटिक्स अभी ये नेक्स्ट टाइप ऑफ डायरेटिक्स है। ये जो हमने 4 टाइप के डायरेटिक्स देखे उसके अलावा अगर कोई डायरेटिक्स है, डायूरेटिक्स है, तो वो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। सो इट इज़ नॉट हैविंग एनी इंटरेक्शन विद ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जितने भी हमने देखे थे सबका इंटरेक्शन विद ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। कोई किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जाके अटैक कर रहा था, कोई कुछ और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जाकर अटैक कर रहा था, बट यहाँ पर देयर इज़ नो सच इंटरेक्शन विद द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, सो ऑल दैट विल डिपेंड्स ऑन द ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड इन द लुमेन। लुमेन मतलब कौन सा? जहाँ पर से यूरिन निकल रहा है, आपका यूरिन पास हो रहा है। ओके, not the penis. I'm not talking about the penis. I'm talking about the lumen that is present in the kidney. ओके, किडनी के अंदर जो आपका ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, हाँ, तो वो उसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, ये सब ट्यूब्यूल्स है ना आपके। तो वहाँ से जो आपका पास होता है उसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, उसके अंदर जो आपकी आयंस प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस पर डिपेंडेंट है इसकी एक्टिविटी। दैट्स सो बेसिकली इट्स ब्लॉकिंग द वाटर रिअब्सॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका ऐसा नहीं है कि भाई ये इधर तो बोल दिया उन्होंने प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड सॉरी डिसेंडिंग लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट, बट एक्चुअली में ऑस्मोटिक डायरेटिक का एक स्पेसिफिक एक्शन नहीं है स्पेसिफिक जगह पे। स्पेसिफिक एक्शन नहीं होना चाहिए, इट इज़ नॉट हैविंग एन एक्शन at specific places. Results in large water loss, small electrolyte loss can result in hypernatremia. Okay, so what are the drugs that we are basically going to see? Mannitol and isosorbide. Okay, what are the things? Mannitol and isosorbide. Okay, so these drugs have to see। और बहुत जल्द आई थिंक कुछ मिनटों में हम चालू करने वाले हैं एंटी डायूरेटिक्स। ओके, विच इज ऑल्सो मीन
section of this chapter, and then after that we'll be starting with calcium channel blockers. Okay, लगता है बाहर बाहर से कि it's a small chapter, but no, mind me, it's not a small chapter because it will be combined with many other chapters now. Okay, बिकॉज आगे आगे आने वाले आई थिंक 4 चैप्टर्स जो हैं वो बहुत क्रूशल हैं रिमेम्बरिंग के टाइम पे. बाकी के चैप्टर्स आर अ बिट डिफरेंट, सो आई डोंट थिंक इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. ओके, तो यहाँ पर मैं आपको अभी वापस लेके जाऊँगा ऑस्मोडायरेटिक्स की जगह. ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स. ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्मोडायरेटिक्स के बारे में बताइए आपको कि ये पूरा खेल जो ऑस्मोडायरेटिक्स का एक्टिविटी है वो पूरा का पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंडेंट है. क्या याद रखना है आपको? दैट इज एक्शन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, बराबर है, एंड नॉट ऑन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके, ठीक है. सो व्हाट आर द ड्रग्स दैट वी आर गोना सी? The drugs are mannitol and isosorbide. Mannitol is low molecular weight, can be given in large quantities and not metabolized, filtered at glomerulus. अच्छा, तो बहुत अच्छा ड्रग है ये, बेसिकली मेटाबोलाइज नहीं होता. ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मैनिटॉल एलिमिनेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन. करेक्ट. तो मैनिटॉल के देने की वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इनिबिट हो जाता है. सीधी सी बात है, अगर आपने लुमिनल साइड के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जिसके अंदर पावर है कि वो ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट कर सके, तो वाटर तो खुद देखेगा कि जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है वाटर उसी साइड में जाएगा. करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? लुमिनल साइड के अंदर अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा इंड्यूस कर दिया है, हाँ, वाया अ सब्सटेंस, तो वाटर तो वही देखेगा कि जिस साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है वाटर उस साइड पे जाके जंप करके जाएगा. एंड दैट इज़ वाई इफ लुमिनल साइड हैज़ मोर osmotic pressure, water will be going to the luminal side, and that is why in that process it will get excreted in the form of urine. Okay, तो मैनिटॉल का काम ये है, हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड वाया IV. ओके, अब तक हमने कोई भी ऐसी चीज़ देखी नहीं थी. अब तक जितने भी हमने ड्रग्स पढ़े उसमें हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं बेसिकली कि IV के थ्रू से है तो कुछ और रूट है, ऐसा हमने कभी देखा नहीं देखा. तो इसमें ही सिर्फ इतना ध्यान रख के बोलना, इट हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड वाया IV. ओके, आइसोसोर्बाइड, it is orally active, used to reduce intraocular and intracranial pressure. Okay, it doesn't matter intraocular intracranial pressure की बात आप याद रखो. Only remember mannitol, it is low molecular weight. Okay, and can be given in large quantities. Okay, it is not metabolized also in the first place, and it is just going through the बस एक्सक्रीट हो जाएगा अपने आप ही. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर और mannitol inhibits water reabsorption. This is the main point. Uses again, I won't go to the uses because सब डायरेटिक्स में यूजेस एक ही है एक्चुअली में. नाउ आई बी स्टार्टिंग विद एंटी डायरेटिक्स. ओके, एंटी डायरेटिक्स कौन से हैं? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH. ओके, सो यू शुड नो दिस. ADH को हम बेसिकली हमारे लेमन्स लैंग्वेज में बोलते हैं वेसोप्रेसिन. ओके, वैसोप्रेसिन भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वेसोप्रेसिन. सो लेट अस टेल इट एज वासोप्रेसिन. So antidiuretic hormone is basically 9 amino acids produced in hypothalamus, released from posterior pituitary to the blood. Okay, कोई पूछेगा नहीं, but you should remember these things. Stimulates water retention in the kidneys. So antidiuretic hormone along with aldosterone, water retention. Less water exceeded in urine, regulates and balances water in blood. Okay, so it's a hormone. Aldosterone was something different, but ये क्या है? दिस इज एंटी डायरेटिक हार्मोन. ओके, सो व्हाट इज दिस एंटी डायरेटिक हार्मोन डूइंग? इट इज बेसिकली produced in the hypothalamus, released from the pituitary hormone, pituitary posterior pituitary. Okay, बराबर है. Then stimulates water retention. Now one thing, this vasopressin basically will be acting on 2 receptors specifically. Okay, one is your V1 receptor and the other is V2 receptor. अब उन्होंने V3 की बात की, बट वी आर नॉट गोइंग टू सी V3. अब देखते हैं किसका क्या काम है. V1 जो है
एक्चुअली में ना V3 इज़ नथिंग बट V1B, सो वी हैव टू स्टडी V3, सॉरी। क्या है उसको एक न्यू नेम दे दिया उसको, और कुछ नहीं। तो जो V1 है, V1 जो है बेसिकली, जो उसको हम V1A भी बोलते हैं, उसका जो एक सिग्नलिंग पाथवे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पाथवे, GPCR, if you don't remember this, the signaling pathways had studied 3 signaling pathways: IP3 DAG pathway, G protein coupled pathway, GPCR pathway, जो मैंने 2 अभी बोल दी, और तीसरा मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ये थे। बट इसको मैंने अच्छे से वीडियो बना कर रखा है, यू कैन गो टू दैट वीडियो। लोकेशन किधर किधर है इसका? वैस्कुलर स्मूथ मसल्स, प्लेटलेट्स, हेपाटोसाइट्स, मायोमेट्रियम। ओके, सो दीज आर, मतलब जो V1 रिसेप्टर्स हैं बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है? सब प्रेजेंट है वैस्कुलर स्मूथ मसल्स, हेपाटोसाइट मतलब लिवर के अंदर प्रेजेंट तो है ही, बट उसके साथ में वैस्कुलर स्मूथ मसल प्रेजेंट है। इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन प्लेटलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटलेट्स एंड योर वैस्कुलर स्मूथ मसल। वैस्कुलर स्मूथ मसल मतलब कौन सा मसल? जो हमारे ब्लड वेसल्स में काम आता है। हेपाटोसाइट मतलब लिवर सेल्स। फंक्शन क्या है? वेसो कंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। देन V1B जो V3 हमारा, उसका भी सेम सिग्नलिंग पाथवे है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। I don't think we should study just V3. Just focus on V2. The third the third pathway that I was talking about is adenyl cyclase. Adenyl cyclase cyclic AMP pathway. 3 pathways थे ना, एक GPCR था, जी प्रोटीन कपल वाला, बाद में फिर एक था IP3 डैक पाथवे, और एक है साइक्लिक AMP वाला पाथवे, करेक्ट है? तो ये हमको पढ़ना है। तो V2 इज एक्चुअली एक्टिंग फ्रॉम दिस adenyl cyclic AMP pathway एंड इज हैपनिंग, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है? रीनल में प्रेजेंट है। जो हमारा V1 था वो प्रेजेंट था हमारे हेपाटोसाइट्स के अंदर, स्पेसिफिकली प्रेजेंट है हेपाटोसाइट्स, प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स, वहाँ पे प्रेजेंट था। बट हमारा जो V2 है, इट वाज प्रेजेंट ऑन बेसोलैटरल मेम्ब्रेन ऑफ रीनल कलेक्टिंग डक्ट्स। रीनल मेजरली V2, रीनल याद रखो। जो V1 है वो तितलियों जैसा उड़ता रहता है, सब जगह है वो। Okay, it is present in your platelets also, blood vessels also, hepatocytes also, but V2 only in a specific way, renal. Okay, वैस्कुलर स्मूथ मसल पे था, वो क्या vasoconstriction कर रहा था, platelet aggregation कर रहा था, then all those things it was doing uterine contraction, all those things. but जो हमारा V2 है उसका काम क्या है? अगर when that V2 receptor is stimulated, it will lead to फ्री वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट्स। तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज मतलब उधर यही बोला हुआ है एक्चुअली। अभी आप खुद सोचो कि अगर हम V1 V2 की बात करते हैं, तो V1 हमने बात की थी कि इट इज़ बेसिकली वैस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर दिखा जाता है V1 को। वी हैड टोल्ड दिस, राइट? वी रिमेंबर दिस। सो आप खुद सोचिए, आप खुद एक चीज़ सोचिए यहाँ पर कि V1 हमारे पास है और V2 हमारे पास है। सो आप खुद सोचिए कि V1 जो है वो स्मूथ मसल्स आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो आपको क्या लगता है? आपको याद रहेगा शायद से, हमने जब एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तो ऑफकोर्स यार कोई भी बॉडी का ऑर्गन है तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स रहेंगे, तो ब्लड वेसल्स तो किडनी में भी रहेंगे। तो किडनी का जो वाजा रेक्टा है उसके अंदर भी हम लोग V1 देख सकते हैं, V1 रिसेप्टर्स देख सकते हैं। एंड V1 रिसेप्टर्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द बेसोलैटरल साइड ऑफ द सीडी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? ओके, तो क्या होता है ना कि उनको तो पता ही है कि V2 का काम क्या, साइक्लिक एमपी के थ्रू से सिग्नलिंग पाथ में से काम करता है। एंड एस V1 इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिंग द वाटर रेक्टा, ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन बेसिस कंस्ट्रक्शन करता है वो, अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। सो साइक्लिक एमपी करेगा तभी ये एक्चुअली ये क्या करेगा ना कि प्रोमोट्स एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्वापोरिन टू वाटर चैनल कंटेनिंग वेसिकल्स इन अपाइकल मेम्ब्रेन, एंड ऑन द अदर हैंड दिस विल बेसिकली डिमिनिश द ब्लड फ्लो टू इंटरनल मेडुला। मतलब क्या कि वंस द वाजा रेक्टा इज ब्लॉक्ड, वंस द वाजा रेक्टा इज कंस्ट्रिक्टेड, द ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द मेडुला रीजन ऑफ द किडनी। इफ यू रिमेंबर, हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने मेडुला, कॉर्टेक्स, इफ यू रिमेंबर हमने इससे अच्छे से बात की थी इसके बारे में। तो अगर मेडुला रीजन में अगर आपने ब्लड का फ्लो ही स्टॉप कर दिया है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इट विल प्रिवेंट यूरिन फॉर्मेशन। ब्लड ही अगर जा नहीं रहा है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और वी कैन से द ग्लोमेरुलर अपैरेटस टू फिल्टर ऑल दो सब्सटेंसेस? ब्लड ही कम जा रहा है तो GFR कम हो जाएगा,
ग्रो में थोड़ा फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा एंड दैट इज़ वाई यूरिन विल ऑल्सो गेट लो। सही बात है, बराबर। और दूसरा ऑन द अदर हैंड इसका एक्शन क्या है, वाटर रिटेंशन। V1 का, ओ सॉरी V1 का, सॉरी आई एम मिस्टेकिंग, V2 का वाटर रिटेंशन है। मिसलेटल मेंटेन में काम करते हैं, वाटर रिटेंशन करते हैं। अब किस मैकेनिज्म से करते हैं आपको याद की ज़रूरत नहीं है, एक्वापोरिन वगैरह, वो एक्वापोरिन वगैरह सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हैव टू रिमेंबर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, दैट्स इट। ओके, देन वी गो ऑन टू ADH। ADH का एक्शन ओवर किडनी, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। हाँ, अभी थोड़ा सा और एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे हम। अभी तक तो हमने जो रिसेप्टर्स थे जहाँ पर ADH एक्ट कर सकता है, जहाँ पर ADH कंबाइन करके एक्ट कर सकता है, वो तो हमने बेसिकली पढ़ लिया। V1 कहाँ पर है, V2 कहाँ पर है, वो सब हमने पढ़ लिया, दैट्स इट। बस जब हम इसकी बात करते हैं, ADH की बात करते हैं, इट्स कम्प्लीटली मतलब हमें समझना है एक्जैक्टली क्या काम कर रहा है ये। तो ADH जो रहता है कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, प्रिंसिपल सेल्स पे काम करता है टू इंक्रीज वाटर परमेबिलिटी। वाटर फ्रॉम द डक्ट लूमेन डिफ्यूजेस टू द इंटरस्टिशियम बाय इक्विलिब्रेटिंग विद द हाइपर ऑस्मोलर रीजन मेडुला। मतलब क्या, इन शॉर्ट वाटर रिटेंशन करवा रहा है। ओके, बस इतना ही आप इसमें देख लो। फिर दूसरा एक्शन क्या है, अभी हम लोग प्रॉपर एक्शन पढ़ेंगे V1 V2 का। ये प्रॉपर मैकेनिज्म है। ओके, क्या बोलते हैं कि activation of V1 receptors constrict vasoreactor to diminish blood flow to the inner medulla, which reduces washing off effect and helps in maintaining high osmolarity in this region. Thus, it contributes to antidiuresis. Do you agree with this statement or not? Will this action of V1 receptor help in antidiuretic action? Yes, it will. एंटीडायरेसिस का मतलब क्या होता है, वाटर को रोकना जाने से। और हम वाटर एक्सेशन को किस तरह से रोक रहे हैं, अगर हमने वहाँ पर GFR कम करके रखा हुआ है, ग्लोमे GFR का ये क्या है, फुल नेम क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मतलब क्या कि बहुत ही कम ब्लड जो है वो किडनी में फ़िल्टर हो रहा है। इफ़ लेस ब्लड इज़ फिल्टर्ड, लेस वाटर विल गेट फिल्टर्ड एंड लेस वाटर विल बी गेटिंग एक्सक्रीटेड आउट। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? सो इन दिस वे it is leading to what you call is antidiuresis. On the other hand, activation of medullary interstitial cells V1 receptor enhance PG synthesis. Okay, तो V1 receptor हमने बोला था, V1 receptor is not only present in your vascular smooth muscles but is also present in platelet, is also present in hematocytes. Correct है? Okay, hematocytes नहीं, hepatocytes, sorry, hepatocytes, I should have said hepatocytes, right. हिमानोसाइट्स क्या होता है, हिमानोसाइट्स मतलब क्या, अपने RBCs। हाँ, तो क्या लिखा है यहाँ पर कि ऑन द अदर हैंड एक्टिवेशन ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल सेल V1 receptor enhances PG synthesis which decreases cyclic AMP generation in CD cells and oppose V2 mediated antidiuresis. तो अगर आपने मतलब डिपेंड्स कि कौन सा रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है। अगर आपने हाजर वाला स्टिमुलेट किया है V1 रिसेप्टर तो भाई एंटीडायरेसिस में हेल्प करेगा। बट इफ यू हैव स्टिमुलेटेड the V1 receptor that was present in the medullary intestine cells, मतलब मेडुलरी जो किडनी का मेडुलरी, जो किडनी में मेडुलरी सेल्स रहते हैं ना, किडनी है तो किडनी का तो मेडुला रहेगा, बराबर। तो उस मतलब उस मेडुलरी जो मेडुला रहेगा, मेडुलरी वो मेडुला के अंदर सेल्स रहेंगे, तो उस सेल्स के बीच का जो स्पेस रहेगा वहाँ पर भी V1 प्रेजेंट है। अगर उस V1 को हमने एक्टिवेट किया है तो इनहैंस ऑफ PG सिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है, विच डिक्रीजेस साइक्लिक एम्पी जनरेशन इन कलेक्टिंग डक्ट। तो वंस योर साइक्लिक एम्पी जनरेशन इज लोअर डाउन, ख़त्म बात हो गई भाई, बिकॉज हमारा साइक्लिक एम्पी के थ्रू से ही V2 रिसेप्टर अपना काम कर रहा था, है कि नहीं। V2 रिसेप्टर का सिग्नलिंग पाथ पे क्या था, इफ रिमेंबर, मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नलिंग पाथ में याद रखना। V2 रिसेप्टर का सिग्नलिंग पाथ पे क्या था, साइक्लिक एम्पी मीडिएटेड। तो साइक्लिक एम्पी को आपने कम कर दिया वहाँ पर बिकॉज ऑफ द PG सिंथेसिस, साइक्लिक एम्पी हैज़ गॉन डाउन नाउ
सो देर इज़ लेस साइक्लिक एमपी, लेस सिग्नलिंग हैपनिंग, एंड V2 का जो V2 रिसेप्टर के मीडिएशन मतलब V2 रिसेप्टर की वजह से जो एंटी डायरेसिस हो रहा था वो रुक जाएगा, दैट विल बी एंटागोनाइज्ड। समझ में आ रहा है? करेक्ट। V1 रिसेप्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन CD सेल्स, जो कि हमने अभी बोला बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। It stimulates, activates PKC protein kinases, which directly diminishes responsiveness of CD cells to V2 receptors and restrains V2 mediated water permeability। तो V2 का मैकेनिज्म को दो तरह से रोक सकता है। एक तो वो CD सेल्स के बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, मतलब क्रेटिन डक्ट के जो या फिर अच्छे से अगर बात बोलूँ तो किडनी में मेडुला है, किडनी में कॉर्टेक्स है, मेडुला है। तो मेडुला के अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में V1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। अगर एडेस आके V1 उस वो वाले V1 रिसेप्टर पे एक्ट किया तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? इट विल लीड टू PG सिंथेसिस, देन साइक्लिक एमपी कम। इफ साइक्लिक एमपी इज गोइंग डाउन, सिंपल सी बात है यार कि V2 रिसेप्टर का जो मैकेनिज्म था वो वाया साइक्लिक एमपी था। तो अगर साइक्लिक एमपी ही कम हो जाएगा तो V2 रिसेप्टर वोंट बी एबल टू शो इट्स एक्शन इन अ बेटर वे, एंड इट इज़ वाई V2 रिसेप्टर का एक्शन होगा डिमिनिश हो जाएगा। ये फर्स्ट मैकेनिज्म है। सेकेंड मैकेनिज्म ये होगा कि इट इज़ प्रेजेंट इन द CD सेल्स ऑल्सो। मेडुला में तो प्रेजेंट था ही, बट CD सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ पर हमारा V2 रिसेप्टर भी प्रेजेंट है। तो अगर वो वाला V1 रिसेप्टर वहाँ पर जो CD सेल में प्रेजेंट है अगर वो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पर जो CD सेल्स का जो रिस्पॉन्सिवनेस है टूवर्ड्स V2 रिसेप्टर विल लेसन डाउन। ओके, क्या है कि CD सेल्स का बोलते हैं ना, जैसे कि अब ऑफिस है, ऑफिस में दो एम्प्लॉयज़ हैं, सॉरी ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं लेकिन दो बॉस हैं, ठीक है। अब ये सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं दोनों बॉसेस की सुनते हैं इक्वली, पर जो लेट्स नेम द बॉस एज A and B। जो B बॉस है, B वाला बॉस है, वो बोलता है कि मुझे चाहिए कि जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं ये ज़्यादा मेरी सुने और A वाले बॉस की ज़्यादा कम सुने, ठीक है। तो वो कुछ तिगड़म लगाता है और उससे क्या हो जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो A की बात कम सुनते हैं एज़ कम्पेयर टू B, बराबर है, और B की बात ज़्यादा सुनते हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है, यहाँ पर V1 रिसेप्टर ऐसा कुछ लफड़ा कर रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से V2 रिसेप्टर की जो बात एम्प्लॉय सुनते हैं, जो सेल्स सुनते हैं, वो बात सुनेंगे नहीं उसकी, बराबर है। उसकी वजह से वो एक्शन होगा नहीं, V2 रिसेप्टर अपना एक्शन दिखा नहीं पाएगा। तो जितना भी चिल्लाए एम्प्लॉयज़ के ऊपर, एम्प्लॉय सुनेंगे नहीं उसकी बात, बराबर है, वो बात है। तो V1 जो है इट इज़ प्रेजेंट एज अ गार्ड कि भाई V2 को मैं काम करने दूंगा ही नहीं। बट कब ऐसा होता है, लेट्स सी। The logic of this apparent paradox may lie in the fact that these V1 actions are produced at much higher concentrations of AVP, so that physiologically they may serve to restrict V2 sex when blood levels of AVP are very high। तो आप खुद सुन लो क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है कि V1 रिसेप्टर जो है वो कब काम करेगा, ओनली व्हेन ADH की जो कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड इज़ हाई, और एक बार V1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया इट विल लीड टू V2 रिसेप्टर एक्शन डिमिनिशिंग। सिंपल सी बात है, सो दैट यू कैन कीप अ चेक। जैसे ही ADH का लेवल बढ़ा V1 रिसेप्टर स्टिमुलेट, बराबर, एंड इट विल ब्लॉक द एंटी डायरेटिक एक्शन। तो बॉडी भी अपना चेक करती है कि भाई ज़्यादा एंटी डायरेसिस ना हो जाए, तो एंटी डायरेसिस को चेक में रखने के लिए ये सिस्टम है। ठीक है, तो बाकी का हम लोग बाद में कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।